नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा हटके का एक नया एपिसोड। मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। अब क्या परिचय दें, स्त्री काल के दर्शक अब परिचित हो चुके हैं स्त्री काल को, लेकिन भाई साइबर वर्ल्ड है तो आज आज कुछ और लोग जुड़ते हैं, देखते हैं। इसलिए हेमंत जी का परिचय ये है कि वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही हैं, बिहार की राजनीति को और समाज को भी बेहद बारीक ढंग से समझते हैं। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक बिहार में एक नया उभार है, नया बयार है। हालांकि उतना भी नया नहीं है, लेकिन रविवार को बिहार के गांधी मैदान में, रविवार मतलब शनिवार के बाद, सोमवार के पहले, लेकिन रविवार का मायने ये है कि रविवार के ठीक एक दिन पहले शनिवार को एक मेजर फेलियर हुआ। गांधी मैदान में एक बहुत चर्चित, शोर शराबे के साथ राजनीति कर रहे राजनीतिक दल का, जन सुराज का, प्रशांत किशोर का। वो चाहते थे कि बिहार का गांधी मैदान एकदम पाट देंगे, भर देंगे, लेकिन बेहद फ्लॉप रहा। वो जितना चाहते थे उसका दशांश भी लोग नहीं आ पाए, 20वां भाग भी नहीं आ पाया। लेकिन ठीक उसके दूसरे दिन एक नेता अवतरित हुए। हालांकि ये नेता बहुत इतने भी नए नहीं हैं बिहार की राजनीति में। आईपी गुप्ता, इंजीनियर आईपी गुप्ता, जिन्होंने उसी जगह पे गांधी मैदान में सुबह से ही एक भीड़ ला करके वहां पे गांधी मैदान को पाट दिया। गांधी मैदान में बड़ी संख्या में 5 जाति के लोग आए, तांती ततवा। ये देखिए, पहले हम लोग भीड़ ही देख लेते हैं। आज को भीड़ जो हाथ हाथ कंगन को आरसी क्या, ये है भीड़। इस जाति की संख्या है 22 लाख से इसके जो कुल जनसंख्या है उसका 1.7046%। यूं तो ये अति पिछड़ा समूह की जाति है, लेकिन इसे 2015 में नीतीश कुमार ने कुछ अपनी राजनीति के लिए, कुछ हो सकता है वहां से मांग के लिए भी अनुसूचित जाति समूह में डाल दिया, जिसका काफी विरोध भी हुआ। और वो असंवैधानिक स्टेप था बिहार सरकार का, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में टर्न डाउन कर दिया। यानी जो 5 समाज के लोग थे, तांती ततवा जाति के लोग थे, उन्हें बाहर कर दिया गया फिर से अनुसूचित जाति की सूची से। अब इसी की मांग लेकर के आईपी गुप्ता की राजनीति खड़ी हो रही है कि हमें फिर से अनुसूचित जाति की सूची में डालो। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के साथ अब आप इसको समझ सकते हैं कि राजनीति क्या क्या सब कहां कहां, बाबा साहब का जो इक्वालिटी का जो संदेश था, उसके मैकेनिज्म के प्रोसेस का थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि कहां मैकेनिज्म सही है, कहां मैकेनिज्म के भीतर भी खेल है। ये हेमंत जी से हम लोग अगले आधे घंटे 40 मिनट में समझेंगे। जो जाति अनुसूचित जाति की मांग करने आ रही है, क्या वो अनुसूचित जाति की क्राइटेरिया को पूरी करती है? एक सवाल है। यदि करती है तो बाहर क्यों है? दूसरा सवाल, इस पर बात करेंगे आईपी गुप्ता की पॉलिटिक्स की, जिन्होंने गांधी मैदान की भीड़ को के मैदान को भीड़ से पाट दिया, ठीक एक दिन बाद प्रशांत किशोर के। आईपी गुप्ता घाट घाट का पानी पिया है राजनीति में उन्होंने। अभी इस सभा के पहले वो कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया था।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता को के साथ तस्वीरों को लेकर उनकी एक सफाई आ चुकी है, कुछ लोग वो भी चला देते हैं, अब सोशल मीडिया उसको छोड़ दिया जाए। लोजपा में भी रहे हैं, अब वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस से बाहर अब आ चुके हैं और अपना एक इंडिपेंडेंट पार्टी उन्होंने घोषित किया है, इनकलाब पार्टी। हम लोग उस पर बात करेंगे, इस पार्टी का क्या असर होगा, आईपी गुप्ता की राजनीति का क्या असर होगा, ताकि तत्वा समाज का, जाति के मांग कितना, पान समाज की मांग कितना जायज है, उनकी राजनीति कहां जाने वाली है। वैसे एक वानगी मिल गई है, बाबा साहब की तस्वीरों से मंच तो भरा हुआ था, लेकिन जब पार्टी की शुरुआत होती है तो वंदे मातरम की घोषणा से शुरुआत होती है उसकी। और अलग अलग में मुझे वंदे मातरम से कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम भाई आनंद मठ में एक प्रसंग में वो आया है और उसकी कथा अलग है, उस पर बात अलग हो सकती है। लेकिन बाबा साहब से शुरू, मैंने जय भीम तो मुझे नहीं ही मिला कम से कम, तो उसको भी जानेंगे, समझेंगे कि राजनीति बाबा साहब के नाम पर भी बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन फिर भी मांग है इतनी बड़ी आबादी का। अनुसूचित जाति में आज वो बिहार सरकार उसे रखती है, और जब जाति सर्वे बिहार में हो रहा था तब तक वो अनुसूचित जाति में ही थी। तो चौथे नंबर की अनुसूचित जाति, अनुसूचित शेड्यूल्ड कास्ट के भीतर ये चौथे नंबर की जाति है। पहले नंबर पर पासवान, दुसाध, धारी, धरी को जोड़ करके एक साथ, फिर दूसरे नंबर पर चमार और तीसरे नंबर पर मुसहर और चौथे नंबर पर हेमंत सर। सबसे पहला सवाल, पहले और बाकी बातें बाद में, सबसे पहले कि ये कांग्रेस में थे, बाहर आ चुके, एक दिन पहले राजनीति वहां जो घोषणा थी, घोषणा के विपरीत वो सारी चीजें प्रशांत किशोर का हमने इंट्रो में कहा, दूसरे दिन इन्होंने पार्ट लिया। क्या है आईपी गुप्ता की राजनीति, क्या असर पैदा होने वाला है, क्या होने वाला है, फिर आगे बात करेंगे इस जाति को किस अनुसूचित जाति में लाया जाना चाहिए नहीं, या किन कारणों से बाहर हुआ, कैसे आया, क्या राजनीति। फिलहाल आईपी गुप्ता। नमस्कार। धन्यवाद। आईपी गुप्ता की जो पूरी राजनीति है उसमें एक आप उसको कह सकते हैं कि उसके पीछे जो पूरी ताकत है उसमें पैसा भी एक महत्वपूर्ण है, और वो उनका निजी ये है उपक्रम उसमें, क्योंकि जिस समाज को बिलोंग करते हैं वो समाज आर्थिक रूप से तो बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन उसकी जो सामाजिक हैसियत है वह हैसियत अनुसूचित जातियों की जो हैसियत, सामाजिक हैसियत रही है उस हैसियत की नहीं है, बल्कि उससे अलग है। यानी कि जो अनुसूचित जातियों को जिस तरह का छुआछूत, भेदभाव का और सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ा, वह उनके साथ नहीं रहा है। ये ऐतिहासिक तथ्य है। अब सवाल उठता है कि जो आईपी गुप्ता जिन चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसमें एक चीज बहुत गौर करने वाली है, जो आपने अभी कहा कि उनके मंच पर बाबा साहब की तस्वीरें दिख रही थी, उसमें वंदे मातरम के नारे भी लगे। तो एक तो ये है कि जो आरक्षण का फलसफा है हिंदुस्तान में, उसको आप इस रूप में देखिए कि वह कहीं न कहीं से ये उससे जुड़ा हुआ है कि जो सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक अपमान के शिकार जो जातियां रही हैं, उनके लिए एक एफर्मेटिव एक्शन के रूप में आरक्षण है। ये एक तरह से मान्य सिद्धांत है और इसी रूप में उसको देखा भी जाता है। तो इसके आगे क्या होता है? इसके आगे ये होता है कि ये जातियां जो है इससे अपने सामाजिक सशक्तिकरण, अपने एम्पावरमेंट को लेकर के, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, नौकरियों में जाने का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, या इसमें सामाजिक सम्मान हासिल करना हो, इन सवालों को लेकर के उनकी पूरी जो कवायद होती है वह बाबा साहब के विचारों से गाइडेड होती है, उन्हीं के विचारों से निर्देशित होती है। यहाँ एक चीज हम देख रहे हैं कि जो चाहे वो किसी को आदिवासी में शामिल करने की बात हो या किसी को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात हो, ये सारे जो मांग होते हैं, जैसे कि बिहार में एक बहुत पॉपुलर मांग रहा है जिसको उसको भी हटाया गया,
लोहार को जो शामिल किया गया था एसटी में, इनको एससी कैटेगरी से हटाया गया, उनको एसटी कैटेगरी से हटाया गया। दोनों को एक दोनों साथ, दोनों जातियां एक साथ लाई गई थी जी। हाँ, दोनों, और दोनों के बारे में जब आप देखेंगे तो जो सामाजिक है, जो ये है, जो सच्चाई है, उसमें इनको उस तरह के किसी छुआछूत का, सामाजिक अपमान का शिकार नहीं होना पड़ा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इनके पूरी वैचारिकी में, इनके पूरे एजेंडे में बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब की शिक्षाएं और बाबा साहब का दर्शन कहीं दिखाई नहीं देता है। तो ये जो है, तो इससे होता क्या है कि सुना है कि कहीं कहीं ये जातियां खुद भी ये छुआछूत का प्रैक्टिस करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। आप बिहार में ये बहुत कई जिलों में, आप कई जिलों में आप उसको देख सकते हैं। तो ये इससे क्या हो रहा है कि जो इनकी मांग है, निश्चित रूप से आज के जमाने में जो पूरे सूचना का युग का दौर है यह, इसमें सूचनाएं काफी नीचे तक जाती हैं, लोगों को गोलबंद करना आसान होता है, और खास करके जिन जातियों में थोड़ी आर्थिक संपन्नता आई है, उनको गोलबंद करना और आसान होता है। तो एक जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर इन्होंने गोलबंदी तो की है, लेकिन सवाल फिर वहीं जाकर के अटकता है कि क्या इनका पूरा आंदोलन जो है अनुसूचित जातियों के एम्पावरमेंट का एक हिस्सा है? तो मुझे लगता है कि ये नहीं है, क्योंकि जब आप एम्पावरमेंट का हिस्सा बनेंगे तो उन तमाम सवालों से आपको टकराना पड़ेगा जिन सवालों से अनुसूचित जाति समूह के लोग टकरा रहे हैं। चाहे वो आरक्षण का सवाल, चाहे आरक्षण को खत्म करने का सवाल, बड़े बड़े ये लगातार बड़े पैमाने पर जो निजीकरण हो रहा है, उससे आरक्षण एक तरह से निर्मूल होता जा रहा है, उसके रहने न रहने का कोई मतलब नहीं रह रहा है। तो ये जो सवाल है, ये सब, इन सवालों पर आप कितना लड़ रहे हैं, आपके एजेंडे में ये सारे सवाल है कि नहीं है, ये इस बात को इंगित करता है कि अगर आप इन सवालों से जूझते नहीं हैं, इन सवालों को एड्रेस नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे एक ऐसा लाभ लेना चाहते हैं, एक ऐसा लाभ हासिल करना चाहते हैं जिसके जरिए आप उसमें एक लाभार्थी आप भी बन जाएं, उसमें वो जो हिस्सा है, संविधान प्रदत्त जो अधिकार है, उसके लाभार्थी आप भी बन जाएं। तो ये जो लाभार्थी बनने की जो कवायद है, वो कहीं ना कहीं से एक अपॉर्चुनिस्ट ये है, पूरा एजेंडा है। लेकिन ये लाभार्थी क्या है सर? हेमंत सर ये बताइए, ये राजनीतिक लाभार्थी होना चाहते हो कि 36% अति पिछड़ा समाज में रिजर्वेशन यदि नौकरियों वाला कहिएगा तो 15% की तुलना में ज्यादा है। तो वैसे में ये सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, मतलब चुनावों के लिए ये राजनेताओं की लड़ाई है या समाज की लड़ाई है? क्योंकि आप जब एससी वर्ग में आएंगे तो एससी वर्ग में तो और पढ़े लिखे लोग भी हैं वहां, और एक ऑलरेडी कंपटीशन है। तो आप अनुसूचित, ये अति पिछड़ा से ज्यादा इधर आपको क्या फायदा मिलेगा? वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये बिल्कुल आरक्षण की जो मूल अवधारणा है, उसके पूरे स्पिरिट के साथ, उसकी आत्मा के साथ जुड़ करके अगर ये इस तरह का कोई आंदोलन खड़ा होता है जिसमें यह मांग भी शामिल हो जाती है कि इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल किया जाए, तो वो समझ में बात आती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें वो सामाजिक बदलाव का एजेंडा उसमें है ही नहीं। तो यह निश्चित रूप से एक राजनीतिक लड़ाई है जो पावर सेंटर में अपनी हिस्सेदारी खोजने का तरीका है एक तरह से। और ये जो इनकी जो रैली हुई है, निश्चित रूप से जो संख्या आई थी उसको देख करके कोई भी नहीं कह सकता है कि ये सफल रैली नहीं हुई है। रैली इनकी सफल हुई है, लेकिन ये फिर सवाल वहीं पर अभी भी तो ये सवाल है, वो चूंकि इनके लाइट चली गई है तो ये आएंगे दोबारा हमारे साथ, हेमंत जी जुड़ेंगे। लेकिन देखिए, यदि ये इनकी राजनीति को हम लोग और समझेंगे, नीतीश कुमार अति पिछड़ा के चैंपियन हैं, और नीतीश कुमार ने ही 2015 में इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया था।
तो अब सवाल होता है कि आएगा, जो हम आगे बात करेंगे हेमंत जी से, कि आईपी गुप्ता यदि इस सवाल को आ गए तो हम आगे बात करेंगे कि आईपी गुप्ता जो इस सवाल को उठा रहे हैं तो इसका डैमेज किसको होगा? नीतीश कुमार को ही होगा, और नीतीश कुमार को होगा तो फायदा किसको होगा? कांग्रेस में ये गए थे लेकिन कांग्रेस इनको अपने साथ रख नहीं पाई है, तो इन सब पर बात करेंगे। लेकिन जो आप बात कर रहे थे सर वो पूरा करिएगा। अब चूंकि हमने बात करनी शुरू की तो एक बात और बता दूं कि यदि ये अति पिछड़ा की कैटेगरी में होते, अनुसूचित जाति के कैटेगरी में हैं, तो ऐसी स्थिति में इनकी जाति के चौथे नंबर पे आती है संख्या के हिसाब से। पहले नंबर पर मैंने कहा दुसाध, धारी, धरी, एक साथ, पासवान। दूसरे नंबर पे चमार हैं, वो तीसरे नंबर पे मुसहर है। बहुत छोटे से परसेंटेज से वो डिसाइड हो रहा है। अति पिछड़ा जाति में यदि होते तो ये चंद्रवंशियों से ऊपर होते। तेली, मल्लाह, कानू, धानो, उसके बाद जो है ताती तत्वा आते हैं, उनकी जनसंख्या है 22 लाख। तो ये इनके हाथ में पावर लीडिंग का भी, अति पिछड़ा का नेता भी हो सकते थे। इस राज्य में एक क्रांतिकारी स्टेप, एक क्रांतिकारी बदलाव के वाहक भी हो सकते थे। चौथे नंबर पे चंद्रवंशी, नाई, बढ़ई, इन सब से ऊपर हैं। इनकी संख्या 22 लाख से अधिक है। खैर सर, पहले आप बात पूरी करें, फिर हम समझेंगे कि इसमें डैमेज तो नीतीश जी को होगा, फायदा किसको? जी, एक चीज जो मैं अपनी बात जो मैं कहना चाह रहा था संजीव जी, कि आप इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे, पूरी क्रोनोलॉजी देखेंगे, तो उसमें बात साफ साफ समझ में आएगी कि जो ये आईपी गुप्ता है उनका कोई आंदोलन इस तरह के जो सामाजिक उत्पीड़न है, सामाजिक अपमान है, भेदभाव है, इन सवालों पर, प्रतिनिधित्व के सवाल पर, आरक्षण की जो चोरी हो रही है, आरक्षण को जो निष्प्रभावी बनाया जा रहा है, इन मुद्दों पर कोई आंदोलन आज तक मैंने इनका नहीं देखा है। तो आखिरकार आप जिस चीज का लाभार्थी बनना चाहते हैं, उस हिस्से को जिस तरह के संकटों का सामना करना पड़ रहा है, उससे अपने आप को आप कहाँ जोड़ पा रहे हैं? उन चीजों से, उन समस्याओं से तो आप कभी जुड़ते हुए दिखे नहीं। आप बताइए कि आज की तारीख में बिहार में महिला उत्पीड़न, बालिकाओं का उत्पीड़न, दलितों का उत्पीड़न बड़े पैमाने पर हो रहा है। इन सवालों को लेकर के कभी भी आईपी गुप्ता को आप जूझते हुए नहीं देखे होंगे, आपने नहीं देखा होगा। अब सर आते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे। जो हमने सारी बातें सामने रखी, अति पिछड़ा में होते तो ये क्या कर पाते, कितनी संख्या है, अनुसूचित जाति में। अब तो अति पिछड़ा में फिर से वापस आ गए हैं अनुसूचित, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन वहां पॉलिटिक्स ना लेकर के, लीड ना करके। और दूसरी एक बात और है, ऐसे मसलों पे जन उभार तो हो जाता है, लेकिन इसके नेता किस करवट बैठेंगे वो नहीं पता। वो बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं, वो फिर से जदयू के सपोर्ट में जा सकते हैं। ऐसे नेताओं का और ऐसी राजनीति का ये भी होता है, कभी महागठबंधन की ओर भी हो सकते हैं, अभी तय नहीं है। हेमंत सर, ये तो तय है कि इसमें यदि आक्रोश अब पैदा किया जाएगा तो नीतीश कुमार के खिलाफ पैदा किया जाएगा, लेकिन फायदा किसको होगा इसमें? मुझे लगता है कि जो ये आक्रोश है, क्योंकि नीतीश कुमार को इसका अल्टीमेट ये निशाना तो वो होंगे ही, क्योंकि उन्हीं के रिजीम में ये हुआ है। और बीजेपी, उनके रिजीम में बीजेपी ने ऐसा अपने आप को ऐसा बना लिया हुआ है कि नीतीश कुमार के या बीजेपी के किए गए तमाम कार्यों की जिम्मेवारी नीतीश कुमार के ऊपर ही जाती है। बीजेपी उससे अपने आप को बचा लेती है। तो निशाना तो निश्चित रूप से नीतीश जी ही होंगे उसके। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये पूरी जो कवायद है वो किधर जाएगी? जैसे आपने कहा कि इनके बारे में तय है कि ये कहीं भी जा सकते हैं, अब तक जो दिख रहा है, क्योंकि ऐसी प्रतिबद्धता, ऐसी राजनीतिक वैचारिक प्रतिबद्धता इनकी नहीं दिखती है जिसके जरिए आप कह सकते हो कि ये दक्षिणपंथियों के साथ खड़े नहीं हो जाएंगे। ये हमेशा उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे, ये सोशल जस्टिस के जो लोग हैं उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे, ये तो साफ साफ लग रहा है। तो इससे ये लगता है कि जो इनका पूरा जो कैंपेन है, जो पूरा जो अभियान है,
उसमें एक तो व्यक्ति केंद्रित है भी, और उसमें राजनीतिक लाभ का ज्यादा ये है मुद्दा। उसमें ये है कि राजनीतिक लाभ इनको कितना उससे मिलता है, ये ज्यादा उसमें मुझे लगता है कि है। तो ये अब सवाल उठता है कि ये जब अपने जो राजनीतिक लाभ के लिए जो लड़ाई ये लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को कौन उसको फायदा पहुंचा सकता है। तो अभी सबसे ज्यादा उसको एक तरह से कह लीजिए कि एग्रीमेंट करने वाला, या कह लीजिए कि उस आश्वासन देने वाला तो भाजपा ही है, उसके नेता ही है। उसमें से कोई कह देगा कि ठीक है हमारी सरकार बनेगी तो हम विचार करेंगे इस पर, तो क्या आईपी गुप्ता उधर चले जाएंगे। अभी महागठबंधन जो है वो सरकार से बाहर है, तो क्या तेजस्वी यादव इस तरह का आश्वासन दे सकते हैं कि हम इस पर विचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो डिमांड उन्होंने ये है उनका, वो डिमांड उन्होंने किसी के सामने रखा नहीं है। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है और वो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, कांग्रेस से बाहर होकर के फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। तो पार्टी बनाने का मकसद ही है कि तब वो टिकट के को लेकर के बार्गेनिंग होगी, उसमें कौन उनको सबसे ज्यादा सूट करेगा, कौन उनकी जो इच्छा होगी उसको फुलफिल करेगा। तो एक तो ये है, उसमें मुझे लगता है कि अंततः जाकर के आईपी गुप्ता पर वो मामला सेट हो जाए कि आईपी गुप्ता को टिकट मिले, और ये कहा जाए चाहे या उनको समर्थन मिले वहां पर कोई ऐसा इंडिपेंडेंट के रूप में, बाकी लोग उनको समर्थन कर दें, एनडीए के जो दल है वो समर्थन दे दे उनको अपना। तो ये सारी संभावनाएं मुझे दिख रही है। तो इसमें लेकिन जो नुकसान जो सामने दिखाई दे रहा है, वो मुझे नीतीश जी का ही नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश जी की तरफ से आज की तारीख में उनको डिफेंड करने के लिए तो कोई है नहीं। बिल्कुल। तो ये भाजपा के भाजपा की व्यूह रचना का भी एक खेल हो सकता है। वैसे देखिए, गणेश मीना कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, उसके बाद हम आते हैं आपकी ओर। ये कह रहे हैं कि गुरुजी हमें बिहार के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पता, पर बीजेपी चुनाव के मैदान में मैच खेलने उतरती है तो तब खुद के 11 तो उसकी तरफ से खेलते हैं जो खेलते हैं, मगर विपक्ष के भी 11 खिलाड़ी पूर्ण रूप से सक्रिय होकर बीजेपी के पक्ष में खेलते हैं नजर आते हैं। अब इससे एक सवाल बनता है, यानी जो व्यूह रचना है उसमें वो तो घिरेंगे ही घिरेंगे। महेश गुप्ता पूछ रहे हैं कि गुप्ता या बनिया समाज बिहार में किस समाज में, तो यहाँ तो पूरा बनिया समाज ओबीसी में है ना, नॉन ओबीसी तो कोई नहीं है ना। नहीं, इनको अगर कंफ्यूजन हो आईपी गुप्ता को लेकर के तो उसको स्पष्ट कर दिया जाए कि वो बनिया समाज का हिस्सा नहीं है वो। हाँ ऐसे गुप्ता पहले ये बता दीजिए, गुप्ता तो सारे ओबीसी हैं। और गुप्ता उनका जो टाइटल है मुझे लगता है वो एक्सीडेंटल है, वो किस वजह से उन्होंने रखा है नहीं जानते। उनकी जाति समाज के बारे में, पान समाज के बारे में जान लें। ये मूलतः बुनकर समाज है, ज्यादातर हिंदू हैं, लेकिन कुछ तांती तत्वा जो हैं वो मुसलमान समाज में भी बुनकर जो कुछ हैं इस जाति से वो मुस्लिम भी हैं। और ये बंगाल और बिहार में ये जाति ज्यादा रहती है, मतलब ज्यादा संख्या में होती है। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार वाला, लेकिन ये गणेश मीना वाले उससे ही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि सर लेकिन अभी तो ये कांग्रेस की ओर गए थे, तो और फोटो वोटो भी इनका हुआ है, उसके बाद ये बाहर आके पार्टी बना रहे हैं। इसके पीछे की राजनीति क्या है, इनकी अपनी राजनीति क्या है, और दूसरा कि कांग्रेस इसको ऐसे लोगों को संभाल क्यों नहीं पाई। ये तो बड़ा अच्छा होता कि बड़ा चंक है, ये 22 लाख बड़ी संख्या होती है सर। देखिए, उसमें एक चीज मुझे लगता है संजीव जी, एक थोड़ी पृष्ठभूमि हम लोग को देखनी चाहिए कि अभी बिहार जो है वो चुनावी साल के दौर से गुजर रहा है। इस साल के अंत तक यहाँ चुनाव होना है, और इस बीच में क्या क्या राजनीति में क्या क्या बदलाव आया है वो देख लीजिए आप। इसमें एक बदलाव तो ये आया कि आईपी गुप्ता से पहले 2 पार्टी बन चुकी है। एक तो जो प्रशांत किशोर की पार्टी है जो अक्टूबर में बनी, 2 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद जो शिवदीप लांडे हैं उनकी एक पार्टी बन गई, जो पूर्व पुलिस आईपीएस अधिकारी हैं। अब आईपी गुप्ता जी की पार्टी बन गई।
तीनों के बारे में, एक जो है वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, पुलिस ऑफिशियल रहे हैं, दूसरे जो है वो रणनीतिकार रहे हैं, और तीसरे जो है इंजीनियर हैं, आईपी गुप्ता साहब। पार्टी आमतौर पर जो लोग बनाते हैं, हम लोग ने देखा है, जो इस तरह का जो व्यक्ति केंद्रित जो पार्टी होती है, जिसका बहुत अधिक सामाजिक आधार बहुत बड़ा नहीं होता है, वो बहुत एक सीमित दायरे में होता है उसका, तो उसमें और वो कहीं भी जा सकती है। सबसे पहला सूत्र तो यही है। तो अगर उसमें वो पार्टी किसी संघर्ष के जरिए, किसी सामाजिक आंदोलन के जरिए उभर कर सामने नहीं आई है, चाहे उसका नेता किसी संघर्ष या सामाजिक आंदोलन के जरिए उभर करके नहीं आया है, तो ऊपर से जो आकर के जो हस्तक्षेप करते हैं, वो हेलीकॉप्टर लेकर के आ जाते हैं, वो हवाई जहाज से आ जाएंगे, वो पूरे राज्य में तहलका मचा देंगे, और वो पूरा जो हरकंप जो कह लीजिए एक तरह से राजनीतिक गलियारे मच जाता है। तो जब वो शांत होता है, तब अपने आप में उसका जो बहाव होता है वो किधर होता है, वह वहां नहीं जाता है जहां के लोगों को आज की तारीख में भी सामाजिक न्याय की दरकार है। वह वहां चला जाता है जिन समूहों को सामाजिक न्याय की दरकार तो नहीं है, बल्कि सामाजिक अन्याय की ताकतें हैं, उन ताकतों के साथ। एक तो सर इसकी वजह यह भी होगी कि ऐसी पार्टियां या ऐसे नेता, ऐसे संगठन जो हैं, उनका मुख्य काम तो ये होता है कि सत्ता में भागीदारी के जरिए वो जो है अपने लिए भी और अपने समाज के लिए भी। लेकिन मुकेश सहनी भी बड़े जोर शोर से आए थे, मुकेश सहनी के साथ भी यही सब कुछ हुआ। मैं सवाल मुकेश सहनी से जोड़ के इनके बारे में ये करना चाह रहा हूँ कि एक प्रॉपर संख्या मुकेश सहनी के पास भी थी, एक प्रॉपर संख्या इनके पास भी है, और क्षमता इन्होंने दिखा दी गांधी मैदान में। लेकिन ये लोग नेतृत्व अपना खड़ा नहीं कर पाते। इसकी वजह क्या होती है? कोई वैचारिक, और मुकेश सहनी भी कायदे से बाबा साहब की तस्वीर लगाने वाले नेताओं में से रहे। 2023 के पहले तक ये जो आरजेडी और ये सारी पार्टियां जितनी, खास करके आरजेडी की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन दूसरी पार्टियां, वहां बाबा साहब नहीं देखेंगे, मुकेश सहनी के पीछे पीछे बाबा साहब दिखते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से कहीं नहीं है लोग। तो क्या वजह है कि इनका इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी नेतृत्व खड़ा नहीं होता? देखिए, मुझे लगता है कि जो ये नहीं कर पाती है, कहने का मतलब है जी। हाँ, इनकी जो पूरी प्रैक्टिस है उसमें व्यक्ति ही महत्वपूर्ण होता है। और मैं बार बार इस बात को रेखांकित कर रहा हूं कि जब तक आप इशू आधारित, एजेंडा आधारित कोई काम नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति पर केंद्रित हो जाएगा पूरा अभियान, और उसका इस्तेमाल वह व्यक्ति अपने अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकता है। ये अलग बात है कि सोसाइटी में एक तरह से अपॉर्चुनिज्म है सब में। वो आप कह लीजिए कि जो एक जो सिद्धांत चल पड़ा है आपदा में अवसर खोजने का, तमाम मौकों, तमाम विषयों में एक अवसर निकाल लेने का, तो उसमें सोसाइटी भी उसमें शामिल होती है। उसको भी लगता है कि चलो कोई बात नहीं, एक ऐसा नेता हमारा है जो हमारे लिए इन मुद्दों पर को लेकर के उसको चैंपियन बना रहा है, वो अपने खर्चे से ही कर रहा है, वो कहाँ से ला रहा है कोई मतलब नहीं है। तो समाज का एक हिस्सा, इसलिए जो पॉपुलिस्ट जो स्लोगन के पीछे दीवाना हो जाता है, जो लोकप्रिय ये आह्वान पर जो एकजुट हो जाता है, इस तरह के लोगों को मुझे लगता है कि ये दिक्कत नहीं होती है जब ऐसे लोग सामने आते हैं अपने संसाधनों के बलबूते, अपनी छवि के बलबूते। तो सोसाइटी उनका जाति समाज जो है उनके पीछे गोलबंद हो जाता है। लेकिन मैं फिर से यही बात कहूंगा कि आज की तारीख में जो चुनौती, आप मान लीजिए कि जो ठीक है इनको आरक्षण मिल गया, कोई सरकार, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल मामला है उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको आरक्षण देना अब बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। वो संविधान संशोधन का मामला आ जाता है जब उसमें आप उनको शामिल करेंगे, क्योंकि जो सूची है उसमें शामिल करने के लिए कई तरह के वैधानिक काम करने पड़ते हैं। तो खैर उसमें न जाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में अगर इनको शामिल भी कर लिया जाए, लेकिन जो चुनौती सामने है, चुनौती ये है कि क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग सिर्फ राजनीतिक भागीदारी को ही अपना अल्टीमेट गोल मानते हैं, या जो एक तरह के सामाजिक बदलाव का एक दूसरा एजेंडा जो है, जिसमें यह है कि इन जातियों को एम्पावर्ड करके आप
पावर के अलग अलग जो सेक्टर हैं उसमें वो दिखे, उनकी विजिबिलिटी वहां बढ़े, यानी कि नौकरियों में, और नौकरियां किस तरह की, सरकारी दफ्तरों से लेकर के विश्वविद्यालयों, स्कूलों, अलग शोध संस्थानों, अलग अलग हिस्सों में जो है वहां उनकी भागीदारी दिखे। तो क्या ये संभव है आज की तारीख में? क्योंकि अभी जो स्थिति है, देखिए बाबा साहब आज की राजनीति के विमर्श के केंद्र में है, और सबसे धूर विरोधी बाबा साहब के विचारों का जो सबसे धूर विरोधी है, या यह कह लीजिए कि बाबा साहब जिनके खिलाफ सबसे सख्त थे, यानी कि हिंदुत्ववादी ताकतों के खिलाफ, और ठोस रूप में कहूं तो आरएसएस और बीजेपी को लेकर के, जो आज बीजेपी है उस समय वो आरएसएस थी, उसके बाद उसी से जनसंघ का जन्म हुआ, उसने जनसंघ को जन्म दिया। तो उसके पूरे जो हिंदुत्व की जो राजनीति है, उस राजनीति के खिलाफ जो शख्स खड़ा था, जो उसके खतरों को बता रहा था, जो खतरा आज दरपेश है, जो सामने दिखाई दे रहा है, रोज उस खतरे से देश जूझ रहा है, रोज एक समुदाय, एक जाति धर्म के लोग जूझ रहे हैं, और एससी एसटी के लोग, अति पिछड़ी जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग भी जूझ रहे हैं। इन खतरों को लेकर के जब जो खतरे हैं, उन खतरों को लेकर के ये सारे लोग कोई बात नहीं करते हैं। इसमें मैं कहूं, मैंने जो सुनाया कि जो 3 लोग पार्टी बना करके आ गए, न तो प्रशांत किशोर के एजेंडे में ये सब है, न शिवदीप लांडे के एजेंडे में है, न आईपी गुप्ता के एजेंडे में ये सब दिखाई देता है। तो अभी हम लोग आईपी गुप्ता पर बात कर रहे हैं, बात जब निकली है तो सवाल तो खड़ा रहेगा ही कि आखिरकार इन एजेंडों को आप एड्रेस क्यों नहीं करते हैं? क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं है? अगर ये नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि जो आप जिस तरह की हिस्सेदारी दावेदारी की बात कर रहे हैं, वह एक अपॉर्चुनिस्ट हिस्सेदारी और दावेदारी की मांग है। उसमें कोई ये बुनियादी बदलाव का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को आप एड्रेस नहीं करते हैं। इसलिए आपकी जो राजनीतिक आस्था है वो कहीं भी किसी से जाकर जुड़ जाएगी, और उसका फायदा नुकसान किसी व्यक्ति को होगा, समाज को, जो उनका जाति समाज है, मुझे लगता है कि उसको बहुत अधिक फायदा नहीं होगा। व्यक्ति को फायदा हो जा सकता है, कोई उनको एमपी एमएलए बना दे, कोई उनको, तो ये लगता है। जी, एक सवाल और समझेंगे। एक तो ये तय हो गया कि आईपी गुप्ता की राजनीति आगे बढ़ती है और वो महागठबंधन की ओर से लड़ते हैं या अलग से भी लड़ते हैं, तो नुकसान जो है नीतीश कुमार को होने की संभावना है, यानी डाउनसाइज तो वो होंगे, और उसका बीजेपी को भी होगा यदि, लेकिन इस्तेमाल कैसे बीजेपी करती है इस पर डिपेंड करता है। ये कह रहे हैं, एक आखिरी सवाल बाद में करेंगे, इंडियन सिटीजन का कह रहे हैं कि मेरा अनुभव रहा है कि दलित और पिछड़े नेता अपने स्वार्थ के लिए अपने ही समाज का शोषण करते हैं। पता नहीं सेंगर के ऊपर किस जाति की लड़की के बलात्कार का आरोप लगा, राजपूत समाज से जाति से आते हैं सेंगर साहब, और ऐसे बहुत से लोग हैं। या बलात्कार छोड़ दीजिए, जो करनी सेना और या जो ये ब्राह्मण राजपूत और ये सब जो नेता हैं, सब बहुत भला करते हैं यदि ब्राह्मण राजपूतों का और भूमिहारों का, तो अलग बात है। यदि ऐसा होता तो भूमिहारों में इतनी ज्यादा गरीबी नहीं होती, जो जनसंख्या के जरिए ही आया है। इतने लंबे समय से ब्राह्मण और भूमिहार पावर में, कौन नेता किसका इस्तेमाल करता है? उन्होंने कहा कि इसीलिए बहन जी जलाला झेल रही। ये सब फॉर्मूलाबद्ध चिंतन इंडियन सिटीजन साहब कि दलित नेता दलितों का ही शोषण करते हैं। हेमंत सर, एक और सवाल जो कि आखिरी सवाल होगा कि इस तरह की राजनीति को मैं देखता हूं कि बड़ा जबरदस्त बैकअप मिलने लगता है, स्वागत होने लगता है, खास करके अपर कास्ट के हिस्से से, अपर कास्ट के इको तंत्र से। वो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। एक खास किस्म से ये दिखने लगता है, जबकि यहाँ कोई वैचारिकी नहीं है, कोई सोशल जस्टिस का या सोशल परिवर्तन का कोई एजेंडा नहीं है। हेमंत सर, देखिए वही मैं कह रहा हूं कि इसलिए स्वागत होता है कि उनको लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए कोई बुनियादी चुनौती नहीं पेश कर रहा है। अभी आज की तारीख में पूरे देश में एक जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है, वो सपा के जो सांसद है रामजी लाल सुमन के खिलाफ जिस तरह से करनी सेना के लोग तलवार बंदूक लेकर के उतर गए, ये तो इस देश के संविधान पर, बाबा साहब की पूरी वैचारिकी पर चोट है। बिल्कुल। आप एक असहमत आवाज को किस तरह से एक मध्ययुगीन ताकत के रूप में सामने आकर के आप तलवार के
जरिए उसका मुकाबला करना चाहते हैं, तलवार के धार पर उसको लेकर के, बल्कि उसका नाश कर देना चाहते हैं। ऐसे दौर में ये जो नेता लोग हैं, अब आईपी गुप्ता जी को तो एक बयान भी जारी करना चाहिए था करणी सेना के खिलाफ। तो अगर आप ये नहीं करते हैं तो सवाल उठता है कि आप कहां खड़े हैं, आप क्या चाहते हैं, किस तरह। तो ये इन सवाल जो आपने कहा कि आखिरकार एक इकोसिस्टम होता है जो ऐसे लोगों के स्वागत में खड़ा हो जाता है, वो उनकी वाहवाही करने लगता है। तो मैंने कहा कि इसकी वजह ये होती है कि उनको लगता है कि यह व्यक्ति हमारे लिए कोई बुनियादी चुनौती नहीं पेश कर रहा है। जैसे कि चिराग पासवान को भी इसमें आप गिन सकते हैं। चिराग पासवान आज की तारीख में सवर्ण बिरादरी के अगर चहेते हैं, लाडले हैं, तो वो इसलिए हैं कि वह कोई ऐसा काम नहीं करते हैं, ना ऐसा कोई बयान भी देते हैं जिससे कि जो सवर्ण सामंती धाक है, जो निश्चित रूप से बहुसंख्यक जो श्रमिक जातियां हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अति पिछड़ा है, वो उनके शोषण के एक तरह से आइकॉन है। उनको पारंपरिक से आप शोषक जाति के तौर पर ही उनको चिन्हित करते हैं। तो ये जो पूरा है, उसमें चिराग पासवान जैसे लोग भी उनके खिलाफ कुछ ऐसा ये एजेंडा नहीं लेकर के आगे बढ़ते हैं जिससे उनको लगे कि अरे ये तो हमारे खिलाफ, हमारे लिए बुनियादी चुनौती बनकर उभर रहा है। तो उनका स्वागत इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि चलो हमारे खिलाफ तो है नहीं ये, लेकिन हमारे लिए वोट भी ला सकता है और इसके जरिए हम सत्ता में अपनी शेयरिंग भी कर सकते हैं। इसीलिए देखिए कि चिराग पासवान के इर्द गिर्द अपर कास्ट के लोगों का ज्यादा बड़ा जमाव रहा है और ज्यादा मजबूत जमाव रहा है, और खास करके उन जातियों का जो सामाजिक रूप से बहुत ही दबंग रही हैं और उत्पीड़क जातियां रही हैं, शोषक जातियां रही हैं। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। उसी तरह आईपी गुप्ता का जब प्रादुर्भाव हुआ है, उसमें भी आप देखेंगे मीडिया का भी एक हिस्सा जिसको जाति के रूप में आप अगर चिन्हित करेंगे तो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि वह कहीं ना कहीं से अपर कास्ट का बड़ा हिस्सा वो इसको लेकर के काफी उत्साही नजर आ रहा है, काफी इनको चैंपियन बनाने में लगा हुआ है। तो इसके पीछे ये विचारधारा मुझे साफ समझ लेती है। अब चूंकि 37 मिनट हम लोग हो चुके हैं और बेहद स्पष्ट तौर पे हेमंत जी ने बताया कि क्यों उत्साहित हो जाते हैं अपर कास्ट के लोग, एक जो उनका नेटवर्क होता है। बहुत सारी बड़े इंटरेस्टिंग टिप्पणियां भी हैं। अजय मिश्रा कह रहे हैं कि आप प्रशांत किशोर चुनाव से पहले ही केजरीवाल बन गए हैं। अभी तो आम आदमी पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ेगी, ओवैसी भी पार्टी भी है, बोटकटवा पार्टी का बिहार में भरमार है। राज प्रभाकर कह रहे हैं कि आपने क्या पराये सब तेजस्वी पर घात लगाए बैठे हैं, बिहार की राजनीति का अभिमन्यु है तेजस्वी। इस तरह की कई सारी टिप्पणियां हैं। राजस्थान में 2013 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एक ब्रोकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने राजपा के रूप में तीसरा मोर्चा खड़ा किया, जिसने बीजेपी को भरपूर फायदा पहुंचाया। हालांकि ये इनके मामले में अति पिछड़ा वोटर जो है, हेमंत सर ने भी बताया, नीतीश जी और बीजेपी की तरफ है। तो ये देखना होगा कि इनसे नुकसान किसको होता है। ये गठबंधन कहाँ करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। इनको सीटें क्या मिलती है, प्रॉमिस क्या मिलता है। ऐसे नेता जो हम लोगों ने इस पर काफी डिस्कस किया, करनी सेना प्रो आरएसएस है, बीजेपी का मौन समर्थन है, ये सब तो इस पर हम लोगों ने बात भी की है। बिल्कुल एलआर भारती, ये सब है। मोदी शासनकाल के 11 वर्षों के बाद पहली बार इतने विशाल जातिगत राजनीति की इतनी बड़ी क्रांति पिछले 50 वर्ष पुरानी राजनीति की याद दिला रहा है। तो हेमंत सर, हम लोगों ने आज बात की कि क्या होने वाला है। जो गांधी मैदान का एक प्रदर्शन था, और इसके अलावा काफी दिनों से वो सक्रिय हैं, हेलीकॉप्टर आदि, पैसा है उनके पास, वो घूमते भी हैं, उनका समाज उनके साथ जुड़ा हुआ कम से कम अभी फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। किन मुद्दों के साथ क्या बार्गेनिंग करते हैं, कितनी सीटें लेते हैं, पार्टी बनाई है उन्होंने या पार्टी का फिर विलय कर देते हैं, क्योंकि अनिश्चितता तो दिख रही है। 5 सालों में वो बहुत घूमे, वो मूलतः सदन में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत सर, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं? छोटी टिप्पणी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए अभी जो है उसमें तत्काल क्या होने वाला है। अभी तो उनकी जाति को एससी का दर्जा मिलने नहीं जा रहा है, वो तो बहुत दूर की कौरी है अभी। लेकिन अभी देखना यह है कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में इनका बिहेवियर क्या होता है, ये कहाँ जाते हैं और इनका जाति समूह किधर जाता है, ये महत्वपूर्ण मसला होगा।
उसके बाद बाकी चीजें तय होगी। तो अभी उनका निशाना चुनाव में अपने लिए एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन हासिल करना है, जिसमें कि वो चाहे चुनाव लड़ सकते हैं, अपने कुछ लोगों को लड़वा सकते हैं, उसके लिए सीट शेयरिंग के लिए या एडजस्टमेंट के लिए बातचीत करेंगे। ये इस पर ज्यादा मुझे लगता है कि पूरे समाज की, पूरे बिहार की निगाह इस पर होगी। अभी उनका जो डिमांड है वो तो बहुत अभी ये दूर की कौड़ी है उसको फुलफिल होना, लेकिन अभी उनका राजनीतिक फायदा कितना होता है उनके इस जुटान से, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इंडियन सिटीजन एक तो इस तरह के एग्जाम्पलों से वो राय नहीं बनाई जा सकती। ये सब हो रहा होगा, एकदम सही कह रहे हैं जो सेंगर के बारे में कह रहे हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पलों से, ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल हमारे पास भी होते हैं जो फिर ऊंची जाति के नेताओं का या दूसरे लोगों का भी हुआ करता रहा है। आप सबसे आग्रह है जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं उनसे कि हमारे मित्र ड्राइंग मेमोयर को याद कराइएगा कि हम लोग मिस कर रहे हैं। बड़ा वो विचित्र निर्णय लिया है, मुझे लगता है वो गायब हो गए हैं कि महात्मा फुले की जयंती पे हम लोगों ने प्रशांत किशोर की सुबह भी और शाम में भी टिप्पणी की, महात्मा फुले पे कोई कार्यक्रम, उनको ये भी याद नहीं रहा कि हम लोग फुले और अम्बेडकरी परंपरा के लोग हैं। 3 जनवरी को भी हम लोग कार्यक्रम करते रहे, हर जगह, हर बार, कई बार जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो बहुत तात्कालिक मुद्दों को भी पकड़कर चीजें होती हैं। महात्मा फुले हमारे के परंपरा में ही हम लोग काम कर रहे हैं, ये उन्हें समझना चाहिए। तो हम लोग उनके चुटीले टिप्पणियों का और सारगर्भित टिप्पणियों का को मिस कर रहे हैं। कोई भी साथी कहीं टकरा जाए तो ड्राइंग मेमोयर को हमारा मैसेज दे दीजिएगा। आउटसाइड पैनलिस्ट हैं, हम आप सबका सम्मान करते हैं, भाषा की गरिमा बनाए रखें। हमसे प्रतिवाद करते हैं, हेमंत जी से प्रतिवाद करते हैं, किसी भी गेस्ट से करते हैं, किसी और से भी करते हैं, उसका हम हमेशा स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 11:10 पर। 12 बजे एक वीडियो और देखिएगा जो रिकॉर्डेड लाइव है आनंद वर्धन सिंह के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 9 बजे फिर मिलते हैं।